दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। वीडियो के पहले हिस्से में हम समझेंगे कि पीसीबी में कंपोनेंट्स के क्या नाम हैं, इनके क्या काम हैं और अगर ये ख़राब हो जाएं तो हम किस तरह इन्हें चेक कर सकते हैं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम अमली तौर पर फॉल्ट ट्रेसिंग और रिपेयरिंग सीखेंगे। आइए वीडियो के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। दोस्तों मोबाइल फ़ोन पीसीबी पर हमें मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स नज़र आते हैं जो कि दरअसल वही कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें किसी पुराने रेडियो या टेप रिकॉर्डर में नज़र आते थे। मोबाइल फ़ोन पीसीबी पर हमें कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और आईसीस नज़र आते हैं। तो आइए इन सब के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। कैपेसिटर्स मोबाइल फ़ोन पीसीबी पर सबसे ज़्यादा तादाद में हमें जो कंपोनेंट नज़र आता है वो कैपेसिटर है। मोबाइल फ़ोन पीसीबी में इसका रंग भूरा या हल्का ग्रे होता है। कैपेसिटर का एक पॉइंट पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन पीसीबी के अंदर इस्तेमाल होने वाले कैपेसिटर नॉन पोलराइज्ड होते हैं, यानी इनका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। आप किसी भी सिमत में इनको लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों कैपेसिटर का एक सिरा अक्सर नेगेटिव वायर यानी ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये बात भी हरफ़े आखिर नहीं। मोबाइल फ़ोन पीसीबी में कुछ कैपेसिटर नेगेटिव से नहीं भी जुड़े होते, जैसा कि नेटवर्क सेक्शन और पावर सेक्शन में लगे हुए कुछ कैपेसिटर्स, लेकिन ये चंद एक है। अक्सर कैपेसिटर्स का एक सिरा नेगेटिव से ही जुड़ा हुआ होता है। कैपेसिटर करंट को स्टोर करता है और वोल्टेज को फिल्टर करता है। कैपेसिटर को फैरेड्स के अंदर मापा जाता है। कैपेसिटर जब ख़राब होता है तो अक्सर शॉर्ट हो जाता है, यानी दोनों तरफ मुकम्मल तौर पर करंट पास करना शुरू कर देता है। तो बोर्ड के अंदर कैपेसिटर को कैसे चेक किया जा सकता है कि आया ये ठीक है या ख़राब? तो उसके लिए हम अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड में लाएंगे। याद रखें कि मोबाइल फ़ोन की टेस्टिंग में अक्सर हम डायोड मोड में ही मल्टीमीटर को इस्तेमाल करेंगे और मोबाइल फ़ोन पीसीबी में एक तरफ से शुरू हो जाएंगे और तमाम कैपेसिटर को मल्टीमीटर से चेक करते जाएंगे। जहाँ दोनों तरफ बीप सुनाई देगी वो कैपेसिटर निकाल कर हम बाहर चेक करेंगे। दोस्तों अगर बोर्ड में लगे हुए कैपेसिटर पर हमें दोनों तरफ बीप सुनाई देता है तो ये बात कन्फर्म नहीं कि कैपेसिटर यकीनी तौर पर शॉर्ट है, जब तक हम उसे बाहर निकाल कर मल्टीमीटर से चेक ना कर लें, क्योंकि हो सकता है कि जो बीप हमें सुनाई देता है वो उस लाइन की वजह से हो या किसी और कैपेसिटर या डायोड के शॉर्ट होने की वजह से हो। इसलिए बोर्ड में दोनों तरफ बीप आना हतमी और यकीनी नहीं कि कैपेसिटर शॉर्ट है जब तक इसे बाहर निकाल कर चेक ना किया जाए। अगर बाहर निकाल कर चेक करने पर भी बीप या मुस्तकिल तौर पर कोई भी रीडिंग दे रहा है तो अब यकीनी तौर पर ये ख़राब है। हम किसी और पीसीबी से वैसा ही कैपेसिटर ढूंढेंगे और वहाँ लगा देंगे। दोस्तों याद रखें कि मोबाइल फ़ोन पीसीबी में सबसे ज़्यादा कैपेसिटर ही शॉर्ट होते हैं। रजिस्टर मोबाइल फ़ोन पीसीबी में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंपोनेंट रजिस्टर है। पीसीबी में रजिस्टर आमतौर पर काले रंग का होता है। स्क्रीन पर आप कुछ रजिस्टर्स देख रहे हैं। रजिस्टर का काम करंट के रास्ते में रुकावट डालना है। जैसे बहुत ही लंबी तार डालने पर करंट कम हो जाता है, ऐसे ही जितनी ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर होगा उतना ही वो करंट कम गुजरने देगा। रजिस्टर की रेजिस्टेंस यानी रुकावट को हम ओहम्स के अंदर मापते हैं, जैसा कि ओहम, किलो ओहम, मेगा ओहम वगैरह। पीसीबी में रजिस्टर बजाते खुद बहुत ही कम ख़राब होता है। अक्सर वाटर डैमेज की वजह से इसके पॉइंट पीसीबी से टूटते हैं, जिन्हें हम सोल्डरिंग से दोबारा मरम्मत कर सकते हैं। हर रजिस्टर की एक रेजिस्टेंस वैल्यू है और जब रजिस्टर ख़राब हो जाए तो ये कोई रीडिंग नहीं देता। बोर्ड में लगे हुए रजिस्टर को चेक नहीं किया जा सकता जब तक हम उसे बाहर निकाल कर चेक ना कर लें, स्वाय एलवीआर रजिस्टर के। एलवीआर का मतलब है लो वैल्यू रजिस्टर, मतलब इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम है और अक्सर करंट पास हो जाता है और ये दोनों तरफ बीप दे देता है, तो इसलिए इसको बोर्ड में ही चेक किया जा सकता है। HVR यानी हाई वैल्यू रजिस्टर को हतमी तौर पर चेक करने के लिए उसे बोर्ड से निकालना ही पड़ता है। इंडक्टर अगर एक लोहे के राड के गिर्द तार लपेट दें तो ये इंडक्टर बन जाता है।
PCB में इंडक्टर काले, नीले और मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इंडक्टर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोबाइल फोन PCB में पावर सेक्शन में इंडक्टर्स कसरत से इस्तेमाल होते हैं, जिनकी मदद से PMIC मुख्तलिफ पावर्स जनरेट करता है। इंडक्टर्स चूंकि एक सादा तार की ही चंद एक टर्न्स होती हैं, इसलिए इसमें मुकम्मल तौर पर करंट पास हो जाता है और दोनों तरफ हमें बीप सुनाई देता है, और बीप सुनाई ना देने का मतलब है कि इंडक्टर खराब है। डायोड आमतौर पर वहां लगे होते हैं जहां से करंट ने PCB में दाखिल होना होता है, मसलन जहां से चार्जिंग का करंट दाखिल होता है या जहां से बैटरी टर्मिनल्स होते हैं, वहां पर डायोड अक्सर लगे हुए होते हैं। डायोड एक तरफ से करंट गुजरने देता है, जबकि दूसरी सिमत से बिल्कुल नहीं गुजरने देता। खराब होने पर डायोड भी कैपेसिटर की तरह शॉर्ट हो जाता है, या बाज़ औक़ात इसमें से कोई भी करंट नहीं गुजरता, जिसे ओपन सर्किट कहते हैं। डायोड को PCB में लगे हुए ही चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड मोड में लाएंगे। प्रोब्स पहले एक सिमत में लगाएंगे और फिर दूसरी सिमत में उलट लगाएंगे। एक तरफ से अच्छा करंट पास होगा, जबकि दूसरी सिमत से कोई करंट पास नहीं होगा। जो वैल्यू आपको मिल रही है, ये सर्किट में से घूम कर आने वाली है। ट्रांजिस्टर के 3 पॉइंट होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर की बेस एक स्विच की तरह काम करती है, जिससे करंट की फ्लो को रोका या जारी किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर की मदद से ही मोबाइल फोन चार्जिंग को चालू करता और रोकता है, या LED लाइट्स को रोकता या चालू करता है। ट्रांजिस्टर खराब होने पे या तो ये शॉर्ट हो जाता है या ओपन हो जाता है। ट्रांजिस्टर को हतमी तौर पर चेक नहीं किया जा सकता जब तक इसे बोर्ड से बाहर ना निकाल लिया जाए। ICs, मोबाइल फ़ोन PCB में मुख्तलिफ तरह के ICs इस्तेमाल होते हैं, जिनके मुख्तलिफ काम हैं। IC बहुत ही कम्प्लेक्स सर्किटरी है, जिसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। हतमी तौर पर चेक करने का कोई तरीका नहीं, बस अलामात से अंदाज़ा किया जा सकता है। मसलन IC जो काम करता है वो काम नहीं हो रहा, तो अब ये IC ख़राब हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों नोट फरमाएं कि बोर्ड के फिजिकल मुआयने का फॉल्ट ट्रेसिंग में नहायत ही अहम किरदार है। खराब, जले हुए और शॉर्ट कंपोनेंट अक्सर देखने पे ही ज़ाहिर हो जाते हैं। मसलन खराब रजिस्टर और कैपेसिटर के पॉइंट्स अक्सर गंदे, जंग-आलूद और ऑक्सीडाइज हुए होते हैं, और जले हुए डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और ICs किसी एक सिमत से कोयले की तरह घिसते हुए नजर आते हैं। आइए वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कि हम किस तरह से एक मोबाइल फ़ोन के अंदर फॉल्ट को ढूंढेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो जब कस्टमर आपके पास मोबाइल फ़ोन लेकर आता है, तो आप उससे पूछेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। उसको तफसील से अपनी बात करने दें और रास्ते में इंटरप्ट ना करें। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो फिर आप उससे सवालात कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि कस्टमर सही तरीके से मसला नहीं बता रहा या बिल्कुल गलत बता रहा है, फिर भी उसे अपनी बात मुकम्मल करने दें और उसकी बात से बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब कोई बंदा अपने घर से उठ के आपके पास आया है तब मसला ज़रूर होगा, वरना वो यहाँ तक आने की ज़हमत ना करता। जब कस्टमर अपना मसला बता चुके और आप भी उससे सवालात कर चुके, तब मोबाइल फ़ोन को लें और गाहक के बताए गए मसले को खुद वेरीफाई करें कि क्या वाकई मसला फ़ोन के अंदर मौजूद है। मसलन कस्टमर ने आकर कहा कि मेरी कॉल की आवाज़ दूसरी तरफ नहीं जाती, तो आपने खुद 2 दफ़ा कॉल मिलाकर चेक करना है और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के वॉइस रिकॉर्डर पर भी आवाज़ को रिकॉर्ड करके देखना है। तब जाकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि इसमें मसला मौजूद है। यूं ही कोई भी मसला कस्टमर बताता है तो आपने तब तक आगे नहीं बढ़ना जब तक आप खुद इस मसले को अपनी जागती आंखों से नहीं देख लेते। दोस्तों बाज़ दफ़ा कस्टमर को सही मसला बताना नहीं आता, या मसला कुछ और होता है और वो कुछ और बता रहा होता है। मसलन माइक ख़राब होने की वजह से आवाज़ जाती नहीं, लेकिन वो कह रहा होता है कि आवाज़ आती नहीं। इसलिए आपका खुद अपनी जागती आंखों से उस मसले को वेरीफाई करना नहायत ज़रूरी है।
आपको कस्टमर का दोस्त बन के इसके मसले में गहरी दिलचस्पी लेनी होगी। जब मसला आपको बता दिया जाता है तब आपके जहन में मोबाइल फ़ोन का डायग्राम चलना चाहिए। मसलन आवाज़ रिकॉर्ड ना होने की सूरत में माइक का मसला हो सकता है, या आवाज़ ना आने की सूरत में स्पीकर का मसला हो सकता है, सिग्नल के मसले की सूरत में एंटीना का मसला हो सकता है, चार्जिंग इशू की सूरत में चार्जिंग जैक का मसला हो सकता है। ऐसे ही आपको सोचना चाहिए कि इंसाब की कोई तार भी टूटी हुई हो सकती है, ऐसा भी मुमकिन है, या मुतल्लिका आईसी ख़राब हो, ऐसा भी पॉसिबल है। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के अंदर 80% के करीब मिसाइल तो सिर्फ कनेक्शंस टूटने की वजह से ही आते हैं। आईसीज़ बहुत कम ख़राब होते हैं क्योंकि आईसीज़ के अंदर आज खुद हिफाजती निज़ाम मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये बहुत कम ख़राब होते हैं, लेकिन हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये ख़राब नहीं होते। जब आप प्रॉब्लम को लोकेट कर लें उसके बाद अगला मरहला उसको रिपेयर करना होता है। आइए मोबाइल फ़ोन में आने वाले कॉमन फॉल्ट और उनकी रिपेयरिंग सीखते हैं। माइक फॉल्ट। दोस्तों, इस मसले को हल करने के लिए आप स्टेप 1 में माइक तब्दील करेंगे, और मसला हल ना होने की सूरत में स्टेप 2 में आप उसके आईसी तक के रास्ते को देखेंगे कि कहीं कोई कनेक्शन टूटा हुआ तो नहीं। तो आइए प्रोफेशनली इस मसले को हल करते हैं। सबसे पहले आप माइक को उतारेंगे और नया माइक नहीं लगाएंगे जब तक आप इसके तीनों कनेक्शंस को वेरीफाई ना कर लें कि आया ये बोर्ड से कनेक्टेड हैं या नहीं। तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर को डायोड मोड में लाना होगा, और उसकी पॉजिटिव प्रोब को आपने ग्राउंड कर देना होगा, और नेगेटिव प्रोब को बारी बारी तीनों पॉइंट्स पर रख के देखें। तीनों पॉइंट्स पर आपको रीडिंग्स ज़रूर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पॉइंट पर आपको कोई रीडिंग ना मिले। कोई रीडिंग ना मिलने का मतलब है कि ये पॉइंट बोर्ड से कनेक्टेड ही नहीं है, वरना पीसीबी के हर पॉइंट पर आपको कुछ ना कुछ रीडिंग ज़रूर मिल रही होती है, जिसका मतलब होता है कि कहीं से भी घूम घमाकर लेकिन करंट ज़रूर इस पॉइंट तक पहुंच रहा है। मसलन लोहे की कुछ किलो को हम यूं ही गिरा दें और दोनों तरफ मल्टीमीटर की प्रोब्स लगाएं, तो कहीं से भी घूम कर लेकिन करंट ज़रूर कहीं से तो पास हो रहा है ना। ये कीलें ज़रूर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और कोई रीडिंग ना आने का मतलब है कि रास्ता कहीं से तो ज़रूर टूटा हुआ है ना। दोस्तों, कनेक्शंस को चेक करने का ये एक अहम तरीका है। हम मज़ीद आगे इस तरीके को बार बार इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से ज़हन नशीन कर लें। नोट फरमा लें कि अगर सब पीसीबी है तो वो मेन पीसीबी से ज़रूर कनेक्टेड होना चाहिए, वरना रीडिंग्स नहीं आएंगी। आइए कनेक्शंस को चेक करने के नेक्स्ट लेवल तरीके को देखते हैं। दोस्तों, मेम्स माइक की 3 तारें होती हैं, एक ग्राउंड होती है, बाकी 2 में से एक से माइक को 2.8 वोल्ट की पावर दी जाती है और दूसरी से आउटपुट सिग्नल वसूल किया जाता है। तो माइक को चेक करने के लिए आप मोबाइल फ़ोन से वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके उससे आवाज़ रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। पहले पावर वाले पॉइंट पर आपको 2.8 मिलने चाहिए, और आउटपुट पॉइंट को अगर आप अपने हाथ से टच करें तो कुछ नॉइस ज़रूर रिकॉर्ड होना चाहिए। दोस्तों, इनमें से कोई कनेक्शन मिस होने की सूरत में आप स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से उसके रास्ते को देखेंगे, और जहां से ये मिस हो वहां से जंपर लगाएंगे। दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ट्यूटोरियल नंबर 11 मुकम्मल तौर पर स्कीमेटिक डायग्राम के मुतल्लिक है, और ट्यूटोरियल नंबर 12 जंपर के मुतल्लिक है। स्पीकर प्रॉब्लम। स्पीकर प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन पर म्यूज़िक ट्रैक को चलाकर देखें, उसके बाद कॉल मिलाकर उसका लाउड स्पीकर ऑन कर दें और वॉल्यूम की से आवाज़ फुल करें और मसले को वेरीफाई करें। आवाज़ ना आने की सूरत में अब आगाज़ स्पीकर से किया जाएगा। स्पीकर को चेक करने के 2 तरीके हैं, मल्टीमीटर से और पावर सप्लाई से। स्पीकर को मल्टीमीटर से चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड मोड में लाएं, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब्स को स्पीकर के दोनों पॉइंट्स पर लगाएं। यहाँ आपको रीडिंग्स मिलनी चाहिए। स्पीकर को पावर सप्लाई से चेक करने के लिए आप पावर सप्लाई को 2.5 वोल्ट पर लाएं और एम्पेयर को 0.5 मिली एम्पेयर पर लाएं, और पावर सप्लाई की दोनों प्रोब्स को स्पीकर के दोनों पॉइंट्स के साथ बार बार लगाएं।
नॉइस आने का मतलब है कि स्पीकर ठीक है। नोट फरमाएं कि आप पावर सप्लाई की वायर्स को मुस्तकिल तौर पर स्पीकर से नहीं लगाएंगे, उससे स्पीकर ज़ाये हो सकता है। स्पीकर के बाद अगला मरहला इसके भी कनेक्शंस को चेक करने का है, जो कि पहले बयान किया जा चुका है। पॉजिटिव प्रोब को ग्राउंड और नेगेटिव से दोनों पॉइंट्स पर बारी बारी रीडिंग लेनी है। दोस्तों, अगर यहाँ रीडिंग ना मिले तो इसका मतलब है कि आईसी तक रास्ते में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर टूटा हुआ है। मसलन हो सकता है कि रास्ते में जो रजिस्टर है वो ख़राब हो गया हो, या कनेक्टर से पॉइंट टूट गया हो, या आईसी के नीचे से भी कोई बीजे टूट सकता है। इसके लिए स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से हम स्पीकर के पॉइंट्स से पीछे को चल पड़ेंगे। स्पीकर के पॉइंट पर रीडिंग नहीं आई तो इससे पीछे रजिस्टर के दोनों पॉइंट तक देखेंगे, क्या यहाँ तक कनेक्शन आया है। यहाँ भी रीडिंग नहीं मिली, इससे पीछे कनेक्टर के पास देखेंगे कि क्या यहाँ रीडिंग मिलती है। यहाँ भी नहीं मिली, कनेक्टर को पार करके यहाँ चेक करेंगे कि क्या यहाँ रीडिंग आती है। जी हाँ, यहाँ रीडिंग है। अब हम यहाँ से जंपर उठा के सीधा स्पीकर पॉइंट पर दे देंगे। अगर यहाँ भी मसला हल ना होता तो नेक्स्ट हमने आईसी तक के रास्ते देखने थे। दोस्तों, नोट फरमा लें कि स्पीकर का मसला मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर करप्ट होने की वजह से भी हो सकता है। चार्जिंग प्रॉब्लम के लिए 95% मसला चार्जिंग जैक का होता है, इसलिए सबसे पहले आप इसे तब्दील करेंगे। अगरचे आपको इससे आगे 5 वोल्ट मिलें तब भी आप उसको तब्दील कर देंगे, क्योंकि 5 वोल्ट तो पूरे हैं, लेकिन हो सकता है कि एम्पेयर पूरे ना हो, क्योंकि गंदे पुराने और ख़राब कनेक्टर के आगे आपको 5 वोल्ट तो मिलेंगे लेकिन एम्पेयर बहुत कम होंगे, जिनसे बैटरी चार्जिंग मुमकिन नहीं। मसला हल ना होने की सूरत में अगला स्टेप रास्ते को देखना है, और मसला हल ना होने की सूरत में तीसरा स्टेप चार्जिंग आईसी को रीसोल्ड या तब्दील करना है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको रीसोल्ड का बताना चाहता हूँ। रीसोल्ड क्या है? दोस्तों, आईसीज के नीचे छोटे छोटे बीजे पॉइंट्स होते हैं। बाज़ औक़ात उनके नीचे नमी जाने की वजह से, या कहीं गिरने की वजह से, या बाज़ औक़ात ऑक्सीडेशन की वजह से इनमें से कुछ पॉइंट्स टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। ऐसी सूरत में इन्हें सोल्डरिंग पेस्ट लगाकर दोबारा गर्म किया जाता है, ताकि नीचे मौजूद सोल्डर दोबारा गर्म हो जाए और एक दूसरे को पकड़ ले। इस प्रोसेस को रीसोल्डरिंग कहते हैं। ये बहुत एहतियात से किए जाने वाला काम है। ज़्यादा हीट की वजह से या आईसी हिलने की वजह से ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, या यहाँ तक कि आईसी ज़ाये भी हो सकता है। रीसोल्ड के लिए आपने हीट गन का टेम्परेचर और हवा कितनी रखनी है, ट्यूटोरियल नंबर 8 मुकम्मल तौर पर इस चीज़ के मुतालिक है। सिग्नल का मसला। दोस्तों, सिग्नल ना आने की सूरत में ज़्यादातर मसला मोबाइल फ़ोन के इंटरनल एंटीना का होता है कि ये बोर्ड से कनेक्टेड नहीं होता। इसके बाद दूसरी वजह एंटीना पॉइंट से नेटवर्क आईसी तक के रास्ते के कनेक्शंस होते हैं। तीसरी वजह नेटवर्क आईसी का ख़राब होना होता है, जिसको जल्दी से तब्दील नहीं बल्कि पहले सिर्फ रीसोल्ड किया जाएगा और मसला ना हल होने की सूरत में तब्दील किया जाएगा। नोट फरमा लें दोस्तों कि सिग्नल का मसला मोबाइल फ़ोन या सिम कार्ड के ब्लॉक होने की वजह से भी हो सकता है। चूँकि दोस्तों मैं हर स्टेप में आखिर तक जा रहा हूँ कि उसके बाद क्या सल्यूशन है, उसके बाद क्या सल्यूशन है, वरना आमतौर पर 80 से 90% केसेस आईसीज तक नहीं जाते, बल्कि उससे पहले ही फॉल्ट मिल जाता है और मसला हल हो जाता है। आईसीज पर शाज़ो नादर ही मसला जाता है। आईसीज को कैसे तब्दील करना है, ट्यूटोरियल नंबर 24 मुकम्मल तौर पर आईसी रिप्लेसमेंट के मुतल्लिक है। कैमरा प्रॉब्लम। दोस्तों, अगर कैमरा नहीं चलता तो उसके लिए सबसे पहले कैमरा कनेक्टर को साफ़ किया जाएगा। मसला हल ना होने की सूरत में कैमरे को तब्दील किया जाएगा। फिर भी मसला हल ना होने की सूरत में स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से कैमरे की वोल्टेज चेक की जाएगी। फिर भी मसला हल ना होने की सूरत में उसकी तमाम लाइनों को सीपीयू से चेक किया जाएगा। वाईफाई और ब्लूटूथ प्रॉब्लम। स्टेप 1, वाईफाई आईसी को रिसोल्ड करना। स्टेप 2, वोल्टेजेस को चेक किया जाएगा।
स्टेप 3, CPU से कनेक्शंस को चेक किया जाएगा। स्टेप 4, IC को तब्दील किया जाएगा। डिस्प्ले प्रॉब्लम में 99% मसला डिस्प्ले स्क्रीन का होता है। अक्सर वाटर डैमेज की वजह से स्क्रीन बंद हो जाती है, इसलिए सबसे पहले स्क्रीन को तब्दील करके देखें। शाज़ो नादर ही मसला कनेक्टर या IC का होता है। टच के मसले में भी हमें मोबाइल फ़ोन का सारा कम्बो यूनिट ही तब्दील करना पड़ता है। नया डिस्प्ले लगाने पर आमतौर पर मसला हल हो जाता है। शाज़ो नादर केसेस में ही मसला कनेक्टर या कंपोनेंट्स का होता है। सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड प्रॉब्लम। अगर मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड नहीं उठाता तो उस मसले के लिए पहले आपने कोई और सिम या कार्ड डाल के देखना है, ताकि कंफर्म हो सके कि आया ये वाली सिम या कार्ड नहीं उठाता या कोई भी नहीं उठाता। उसके बाद आप उसके कनेक्टर्स की पिन को देखेंगे, आया कि कोई टूटी हुई तो नहीं। अक्सर गलत तरीके पर सिम या कार्ड निकालने से इसकी कोई एक पिन डैमेज हो जाती है। डैमेज पिन को रिपेयर किया जाएगा और आखिरी स्टेप में इसके ICs तक के कनेक्शंस को चेक किया जाएगा। फेक हैंड फ्री प्रॉब्लम। अक्सर पानी जाने की वजह से मोबाइल फ़ोन फेक हैंड फ्री ज़ाहिर कर रहा होता है, यानी कि हैंड फ्री नहीं लगी लेकिन मोबाइल फ़ोन हैंड फ्री शो कर रहा है। तो उसके लिए सब PCB को MBC और बुरश से साफ़ किया जाएगा। इससे ऑक्सीडेशन ख़त्म हो जाएगी और मसला हल हो जाएगा। डेड मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन। दोस्तों, डेड मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने में ऊपर बयान किए गए तमाम स्टेप्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इसको रिपेयर करने का आगाज़ इसकी बैटरी से होगा। सबसे पहले बैटरी वोल्टेज को चेक करें और उसको चार्ज करके उसकी वोल्टेज को 4 वोल्ट से ऊपर पहुंचा दें। बैटरी डाल के मोबाइल फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करें और ना होने की सूरत में मोबाइल फ़ोन को पावर सप्लाई और पावर बूट केबल की मदद से ऑन करें। पावर सप्लाई और पावर बूट केबल के मुतालिक आगे मुकम्मल वीडियो आएगी। उसके बाद अगले मरहले में PCB पर वोल्टेज चेक की जाएगी कि क्या वोल्टेज PCB पर पहुंच रही है। उससे अगले मरहले में मोबाइल फ़ोन के पावर बटन को IC से ढूंढ के ग्राउंड से शॉर्ट किया जाएगा। यहाँ आपको अहम मालूमात हासिल होंगी। पावर सप्लाई और पावर बूट केबल की मदद से जब आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करते हैं और उसके पावर बटन को ग्राउंड से शॉर्ट करते हैं तो कुछ रीडिंग्स आकर रुक जाने का मतलब है कि पावर IC ऑन होने की कोशिश कर रहा है, जबकि आगे किसी IC का मसला है। कोई भी रीडिंग ना आने का मतलब है कि पावर IC या इसके कनेक्शंस ख़राब हैं। यहाँ दोस्तों एक और पॉइंट नोट फरमा लें कि कुछ मोबाइल फ़ोन्स सिर्फ अपनी बैटरी पर ऑन होते हैं, वो पावर बूट केबल पर ऑन नहीं होते। तो उसके लिए हमें मोबाइल फ़ोन की अपनी बैटरी को चार्ज करके उसको ही इस्तेमाल करना होगा। इससे अगले मरहले में पावर IC को चेक किया जाएगा। इससे अगले मरहले में मोबाइल फ़ोन के CPU और eMMC पर शक किया जाएगा। नेज़ सॉफ्टवेयर का मसला होने की सूरत में भी मोबाइल फ़ोन डेड हो सकता है। दोस्तों, ये थे कुछ मसाइल और उनके मुमकिन हल। यहाँ दोस्तों आपने नोट फरमाया होगा कि मोबाइल फ़ोन के तमाम मसाइल में एक ही तरह के स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। जो मसला हो आगाज़ उस कंपोनेंट से किया जाता है और हम चेक करते जाते हैं और पीछे बोर्ड की तरफ चलते जाते हैं। मोबाइल फ़ोन्स के कनेक्शंस और सारे रास्ते हमें स्कीमेटिक डायग्राम बताता है। जैसे जैसे आप मोबाइल फ़ोन रिपेयर करते जाएंगे आपका इल्म और काम निखरता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आप हमें लाइक या सपोर्ट करें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रह यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।